नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल मैथ एंड साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बल आघूर्ण, बल युग्म और बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। और उनमें अंतर देखेंगे और उसके बाद सरल मशीन, फिर उत्तोलक पढ़ेंगे। उत्तोलक में प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक और तृतीय वर्ग के उत्तोलक। तो आइए हम लोग समझते हैं कि बल आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। तो बल आघूर्ण देखिए, बल आघूर्ण होता क्या है, ठीक। तो जैसे देखिए, किसी बल द्वारा, पहले परिभाषा समझ लेते हैं, ठीक है। किसी बल द्वारा किसी पिंड पर किसी स्थिर बिंदु या अक्ष के परितः घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है, उस बल को उस अक्ष के परितः बल आघूर्ण बोल देते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो आइए समझते हैं। देखिए, इधर से ग्राफ में थोड़ा सा फिगर में देख लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये कोई पिंड है, ठीक है। ये क्या है? पिंड है। इस पर हम लोग कोई बल लगा रहे हैं F, ये हम लोग कोई फोर्स लगा दे रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर हम लोग क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा दे रहे हैं। और इसका स्थिर बिंदु मान लेते हैं ये है। ये क्या है? स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु, ठीक है। या यहाँ पर एक कोई अक्ष मान लीजिए, ये इसको कह देते हैं अक्ष, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, परिभाषा में हम लोग क्या बोले? किसी बल द्वारा किसी पिंड पर किसी स्थिर बिंदु, ठीक है, किसी स्थिर बिंदु के परितः, किसी स्थिर बिंदु या अक्ष के परितः जो घुमाने की प्रवृत्ति होती है, उसी बल को उस अक्ष के परितः बल आघूर्ण बोल देते हैं। परिभाषा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा इसमें। तो ठीक है, आइए हम लोग कुछ बात समझ लेते हैं इसमें, ठीक है। क्रिया रेखा की लंबवत दूरी क्या होती है ये समझ लेते हैं पहले इसमें। वहीं मतलब इसमें जो फार्मूला है उसमें वो बात आएगी, उसको यहीं पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी क्या होती है? ये है, जैसे यहाँ फोर्स लगाए तो स्थिर बिंदु या अक्ष से जो यहाँ तक की दूरी है, फोर्स तक की दूरी है, मतलब जहाँ पर जिस पॉइंट पर बल लगा रहे हैं, और स्थिर बिंदु या अक्ष से उसकी जो क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, इसी को बोलते हैं क्रिया रेखा की लंबवत दूरी है, ठीक है। यही क्या है? क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। यहाँ पर देखिए, अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, इसका क्या नाम है? इसको R से डिफाइन करते हैं, या हम लोग यहाँ पर लिख दें R बराबर क्या होता है? देखिए, R ये क्या है? यही दूरी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? लंबवत दूरी है। तो देखिए, इसका हम लोग क्या कहते हैं? अक्ष की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी है, की लंबवत दूरी। आर क्या है? आर समझ में आ गया होगा। आर ये क्या है? जहां पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और जिस स्थिर बिंदु या अक्ष के परितः वो घूमेगी, उन्हीं के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी है। ये आर हम लोग को ये बता रहा है। बात समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है? अक्ष से बल की, मतलब अक्ष ये है, अक्ष से बल की क्रिया रेखा की बीच की लंबवत दूरी है ये, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका फार्मूला समझते हैं। फार्मूला में क्या है? इसको देखिए, बल आघूर्ण के लिए हम लोग जो परिभाषा तो समझ गए, अब इसका फार्मूला पर आते हैं। तो बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होगा? बल आघूर्ण बराबर, ये जो बल एक फोर्स इस पर लगाए हैं, इस पिंड पर जो फोर्स लगाए हैं वो बल, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये R जो है, और R को हम लोग क्या कहते हैं? अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अक्ष से बल की
क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया हम लोग। अब इसको हम लोग देखिए, बल आघूर्ण जो है उसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ इक्वल टू क्या होता है, बल को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं और दूरी को मान लीजिए ये आर है। ठीक है, यही जो है अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत जो दूरी है उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आर लिख देते हैं। तो ये हो गया टाउ इक्वल टू, टाउ क्या है, बल आघूर्ण है। ठीक है, टाउ क्या है, बल आघूर्ण है। तो बल आघूर्ण बराबर एफ इंटू आर हो जाता है। बात समझ में आ गया। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक क्या होता है, मात्रक देखिए, बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन और आर है। तो ये आर क्या है, दूरी है। तो दूरी का मात्रक मीटर। मतलब बल आघूर्ण का जो मात्रक हो गया वो न्यूटन मीटर हो गया। बात समझ में आ गया। अब इधर देख लीजिए थोड़ा सा कि ये बल आघूर्ण जो टाउ है वो है क्या। ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं। टाउ का मतलब ये हो गया कि जो किसी पिंड पर, मतलब टाउ का वैल्यू अधिक होने से क्या लाभ है, कम होने से क्या मतलब है ना। तो पहले समझते हैं कि टाउ का वैल्यू अधिक है तब क्या है। ठीक, तो टाउ का वैल्यू अधिक होने से मतलब क्या है कि वो पिंड आसानी से घूम जाएगा। बात समझ में आ रही है। टाउ का मान ज़्यादा है तो जिस बिंदु पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो वो स्थिर बिंदु के परिता हुआ क्या होगा, आसानी से घूम जाएगा। टाउ का ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग के यहाँ क्या है, सबके यहाँ दरवाज़ा होगा, घर पे दरवाज़ा ऐसे, ये क्या है, एक्सिस है, ये अक्ष है, इसको अक्ष कह लीजिए। ये क्या होता है, ये दीवार में फिक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक ऐसे लगा होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, हत्था, मान लीजिए इसको हटा लीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक, जो हत्था होता है वो क्या करते हैं कि इस अक्ष से, मतलब जो अक्ष है उससे दूर पर लगाते हैं। मतलब इस जो दरवाज़ा है उसके पास में एकदम किनारे पर लगाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि कम बल लगाकर उस दरवाज़ा को आसानी से खोला और बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो कम बल लगाने का मतलब टाउ का मान ज़्यादा। ठीक है, कम बल लगाएं तो टाउ का मान ज़्यादा, मतलब जैसे ये मतलब है कि टाउ का वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इसको आसानी से घूम गया। ठीक है, तो हम लोग देखिए अब इस पर क्या करेंगे, एफ फोर्स अप्लाई कर देंगे। तो इसका डिस्टेंस जो है मान लीजिए अक्ष से वो आर है। ठीक है, और आर क्या है, ये है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से टाउ इक्वल टू कर देंगे एफ इंटू आर। ठीक, अब देखिए आर हम लोग कम करें, मतलब यहाँ से और वैल्यू, मतलब यहाँ पर हत्था लगा दें, इस पॉइंट पर मान लीजिए हत्था लगा देते हैं। तो क्या करना होगा कि हम लोग को बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब टाउ का मान जाके संतुलित हो जाएगा। ठीक है, अब फिर करेंगे यहाँ कर दें, फिर और ज़्यादा वैल्यू लगाना, मतलब फोर्स और ज़्यादा लगाना पड़ जाएगा। फिर और इस अक्ष से जितना पास जाएंगे, मतलब जो बल है, जो बल हम लोग लगा रहे हैं वो अक्ष के पास या स्थिर बिंदु के पास जितना ज़्यादा अधिक जाएगा उतना ज़्यादा हम लोग को बल लगाकर उसको घुमाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं कि जहाँ अक्ष होता है, जो स्थिर बिंदु होता है, उससे जितना दूर हो सके उतनी दूर पर हत्था लगा देते हैं कि आसानी से दरवाजे को खोला या बंद किया जा सके। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए गांव में देखे होंगे कुम्हार का चाक जो होता है, तो कुम्हार का चाक ऐसे गोला टाइप का होता है और इसमें ऐसे लगा होता है। तो जो गड्ढा होता है जिसमें वो लकड़ी डाल के ऐसे ऐसे घुमा देता है, एक बार तेजी से घुमा देता है तो काफ़ी देर तक ये घूमता रहता है। तो उसका जो गड्ढा होता है वो परिधि के पास होता है, मतलब यहाँ पर गड्ढा करता है और इस बिंदु के परितः वो स्वतंत्र रूप से घूमेगा। तो क्या करता है कुम्हार, यहाँ पर वो लकड़ी डाल के ऐसे उसको तेजी से घुमा देता है और कम बल लगाकर ही वो ज़्यादा देर तक इसको घुमाता रहता है, नहीं तो वो थक जाता। यदि ये जो गड्ढा है यहाँ पर किया होता तो उसको ज़्यादा बल लगाना पड़ता। इसीलिए क्या करता है, परिधि पर ही उसको गड्ढा वहाँ पर बना देता है और लकड़ी डालकर वहाँ पर उसको तेज़ी से वो घुमा देता है। बात समझ में आ गया होगा। बल आघूर्ण क्या होता है, ये आर क्या होता है, एफ क्या है। ठीक है, तो फार्मूला समझ में आ गया होगा और मात्रक समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गई है बातें।
ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं, हम लोग बल युग्म पढ़ते हैं। बल युग्म क्या होता है? देखिए बल युग्म पढ़ लेते हैं। बल युग्म क्या होता है? बल युग्म, देखिए बल युग्म क्या है? बल युग्म कहने से मतलब है कि बल युग्म मतलब ऐसा दो बल होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें जान रहे हैं कि इसमें दो बल है। अब वो कैसा है वो हम लोग परिभाषा से देखेंगे, बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए बल युग्म कहने का मतलब दो बल है। तो ये बल देखिए दो बल, ठीक है, ये दो बल है जो समान परिमाण के हैं। परिमाण क्या है इनका? परिमाण इनका समान है, ठीक है। परिमाण इन दोनों बलों का क्या है? समान है। ये भी F है और ये भी F है, ठीक है। लेकिन इनका दिशा जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। और ये क्या है? समांतर है। तो ऐसे दो बल, ठीक, ऐसे दो बल जिनका परिमाण समान है, ठीक, दिशा, ऐसे दो बल जिनका परिमाण समान, दिशा एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत, और वो दोनों क्या हो? समांतर हो। तो ऐसे बलों के समूह को ही हम लोग बल युग्म बोल देते हैं। बात समझ में आ गया? परिभाषा क्लियर हो गया होगा। देखिए बल का परिमाण समान है, दिशा एक का ऊपर है तो उसके अपोजिट यानी विपरीत एक का नीचे है, ठीक है। या तो एक बल मान लीजिए ऐसे है, जैसे एक बल इस डायरेक्शन में है तो दूसरा बल इस डायरेक्शन में है। इन दोनों का परिमाण जो है, परिमाण वो समान है, ठीक है। इनका परिमाण जो है वो समान है और दिशा दोनों का विपरीत है, और ये क्या है? समांतर है, ठीक है। तो ऐसे बलों को हम लोग बल युग्म बोल देते हैं। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चले। अब देखिए बल युग्म समझ गए तो बल युग्म आघूर्ण समझ लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, समझाते हैं। देखिए बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण क्या होता है ये समझ लीजिए, ठीक है। बल युग्म आघूर्ण, तो देखिए आघूर्ण का मतलब यह हो सकता है, देखिए आघूर्ण कहते ही हमारे दिमाग में क्या आएगी बात? किसी अक्ष के परितः घुमाने के लिए, ठीक है। या कोई बिंदु है तो उसको घुमाने के लिए, कोई वस्तु है तो उसको घुमाने के लिए आघूर्ण का मतलब यही होता है। अब बल युग्म के द्वारा आघूर्ण उत्पन्न करना है, ठीक है। तो देखिए बल युग्म आघूर्ण क्या होता है? जैसे कोई पिंड है, मान लीजिए ये किसी पिंड पर, ठीक है। तो बल युग्म है तो दो बल लगना चाहिए, इस पिंड पर दो बल लगना चाहिए, और दोनों बल कैसा होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, ठीक है, और परिमाण में समान होना चाहिए। तो देखिए ये क्या है? F फोर्स इस पर, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में, और F फोर्स इस डायरेक्शन में, ये बल लगा दिए। और ये क्या है? समांतर है, ठीक है। और ये क्या? एक दूसरे के विपरीत है, दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। तो अब ये क्या करेंगे? वस्तु को ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। आघूर्ण का मतलब घुमा देना। तो जब बल युग्म के द्वारा किसी पिंड को किसी स्थिर बिंदु या अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो उसको हम लोग कह देते हैं बल युग्म आघूर्ण। बात समझ में आ गई होगी। तो बल युग्म आघूर्ण में जैसे देखिए वहां पर हम लोग क्या किए थे कि बल से, ठीक है, बल से अक्ष के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी देखे थे। अब यहाँ पर कोई भी अक्ष नहीं है, ठीक है, कोई भी अक्ष नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों बलों के बीच में ही, दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी को देखेंगे। इसको भी हम लोग मान लीजिए आर से डिनोट कर दे रहे हैं, या कोई भी अल्फाबेट मान लीजिए आर से ही डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बल युग्म आघूर्ण का हम लोग जब फार्मूला लिखने जाते हैं तो बल युग्म आघूर्ण बराबर
ये आर क्या है, आर यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, दो या ऐसे समझ लीजिए, आर क्या है, इस वाले में दोनों बलों के, उसमें क्या था, बल था और अक्ष था, ठीक है, उनके बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी थी। इसमें क्या है, ये दोनों बलों के, मतलब इन दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आर है, लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, बात समझ लीजिएगा। तो इसका हम लोग फार्मूला, बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला लिखना चाहें तो बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है, जो बल हम लोग लगा रहे हैं, देखिए ये दोनों बल क्या है, परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है और समांतर है। तो इसमें से कोई भी एक बल ले लीजिए, ठीक है, जिसका परिमाण हम लोग F रखे हैं, तो हम लोग एक बल ले रहे हैं F, और इन दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी चाहिए, तो इसको हम लोग R से डिफाइन किए हैं, तो हम लोग इसको R लिख लेते हैं, ठीक है, यानी बल युग्म आघूर्ण बराबर F इंटू R। अब देखिए ये फार्मूला हो गया। अब इसका मात्रक समझते हैं कि मात्रक क्या होता है, ठीक, तो मात्रक, मात्रक देखिए क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन और आर का मात्रक मीटर, दूरी है तो मीटर, ठीक है, इसका भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। अब देखिए हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन जनरेट होगा कि बल युग्म आघूर्ण और बल युग्म, अरे सॉरी, बल युग्म आघूर्ण और बल आघूर्ण में अंतर क्या है, ठीक है। तो पहले इसको अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम दोनों में अंतर क्लियर एकदम कर देते हैं, ठीक। तो देखिए इसका यूज कहाँ पर होता है, बल युग्म आघूर्ण का यूज कहाँ पर होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे किसी पेन का कैप हमको मान लीजिए खोलना है, ठीक है, इसी पेन का कैप हम लोगों को मान लीजिए खोलना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ठीक, तो इस पर बल लगाते हैं ऐसे, ठीक, देखिए अंगूठे से आगे की तरफ और इस अंगुली से पीछे की तरफ बल लगा देते हैं। तो मतलब ये दोनों बल देखिए समांतर हुए, एक आगे की ढकेल रहा है, एक पीछे की तरफ ढकेल रहा है, ये दोनों बल समांतर हुए और हाथ से परिमाण में बल समान ही लगा रहे होंगे, ठीक, बल जो है परिमाण में समान है और दिशा में अपोजिट हैं। देखिए ए आगे के लिए और उंगली पीछे के लिए बल लगा रहा है, देखिए ऐसे जब हम लोग घुमाते हैं ऐसे, तो ऐसे घूम जाता है, ठीक। तो बल युग्म यहाँ पर ये, मतलब जब हम लोग कैप खोलते हैं तो उसमें एक बल युग्म आघूर्ण यूज कर देते हैं। बल युग्म आघूर्ण का मतलब क्या है कि दो बल लगेगा, ठीक है, किसी बिंदु पर, मतलब या देखिए ऐसे, जैसे हम लोग क्या किया कि ऐसे घुमाए, मतलब एक ठो आगे के लिए फोर्स, एक ठो पीछे के लिए फोर्स, ठीक। तो ये बल युग्म हो गया, दोनों समांतर है और दोनों विपरीत दिशा में, तो बल युग्म हो गया। और इसे जब घुमा दे रहे हैं तो आघूर्ण हो गया, तो ये हो गया हम लोग का बल युग्म आघूर्ण। बात समझ में आ गया। और हम लोग यहाँ देखे होंगे वो जो नल होता है, नल में जो ऐसे वाला, जो ऐसे गोलाकार से लगा होता है और नल में ऐसे, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे घुमा देते हैं। तो यहाँ पर जो होता है वो बल युग्म आघूर्ण होता है, मतलब ऐसे तो पकड़ के हम लोग ऐसे करके घुमाते हैं ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे लगा हुआ है नल में, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब नल से पानी लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे घुमाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बल युग्म आघूर्ण लगा देते हैं। और ऐसा देखे होंगे, ये जो इसका नाम हम लोग गांव में कहते हैं, इसको टोटी कहते हैं, ठीक है। तो टोटी दो प्रकार का होता है, जब ये गोला वाला रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बल युग्म आघूर्ण यूज करेंगे। और एक नल ऐसा भी देखे होंगे जिसमें सिर्फ ऐसे पट्टी की तरीके का रहता है और यहाँ पर मान लीजिए ऐसे, ऐसे कनेक्शन रहता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको बस ऐसे घुमा देते हैं, जैसे ये पट्टे से रहता है, ऐसे दबा देते हैं या ऐसे कर देते हैं या ऐसे पकड़ के इसको ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर बल आघूर्ण यूज करते हैं और इस वाले नल में बल युग्म आघूर्ण यूज कर रहे हैं। दोनों में अंतर समझ लीजिए। देखिए जब बल युग्म आघूर्ण यूज करेंगे तो वहाँ पर दो फोर्स होंगे, ठीक। और जहाँ पर खाली बल आघूर्ण यूज करेंगे वहाँ पर बस एक फोर्स, देखिए ऐसे घुमाएंगे तो उधर का घूम जाएगा, ऐसे खींच देंगे पकड़ के तो इधर का घूम जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी, बल युग्म अंतर तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से ये हो गया।
अब जैसे चाबी होती है जो हम लोग की, जो बाइक की चाबी होती है, देखे होंगे सभी लोग, बाइक की चाबी ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे होती है बाइक की चाबी। क्या करते हैं हम लोग, ऐसे चाबी को डालकर ऐसे घुमा देते हैं, तो उसमें क्या बल युग्म आघूर्ण यूज कर लेते हैं, ठीक है, ना कि बल आघूर्ण यूज करते हैं। देखिए, बल आघूर्ण वहीं यूज करेंगे जहां एक बार फोर्स लगाना होगा, किसी पॉइंट पर एक बार फोर्स, मतलब एक फोर्स लगाना होगा। और बल युग्म आघूर्ण वहां यूज होता है जहां पर दो विपरीत समान परिमाण के और समांतर बल लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दो समान विपरीत दिशा में और परिमाण इनका समान होता है और दोनों समांतर होते हैं, ऐसे पकड़ के घुमा देते हैं तो चाबी घूम जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बल युग्म आघूर्ण का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, थोड़ा सा इधर से देख लीजिए, ये रफ कर लेते हैं। अब अंतर एक दोनों के सामने ही अंतर देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। देखिए, बल आघूर्ण और यहां पर देख लीजिए बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। इसमें क्या होता है, एक सिंगल फोर्स होता है। मान लीजिए ये कोई पिंड है, ठीक है, पिंड है, इस पर सिर्फ एक फोर्स होता है, ठीक है, और ये कोई स्थिर बिंदु हो या अक्ष हो, उसके परितः वो क्या करता है, घुमा देता है। तो वहां पर हम लोग क्या बोल देते हैं, बल आघूर्ण बोल देते हैं। और इसमें क्या होता है, किसी पिंड पर दो बल लगेगा, परिमाण समान होगा, इसका परिमाण समान और दिशा दोनों का विपरीत होगा और ये एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है, समांतर, ठीक। तो इसका फार्मूला, दोनों का फार्मूला सेम ही देखे हैं। इसमें भी एक बल और उन दो अक्ष से, मतलब अक्ष से और बल के क्रिया रेखा की लंबवत बीच की दूरी को कहते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें दो बल होता है, तो दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी और एक बल के गुणनफल को हम लोग बल युग्म आघूर्ण बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कोई नली, मतलब कोई भी हो, जैसे कुम्हार का चाक या सिंगल हो, ठीक, जहाँ सिंगल फोर्स यूज होगा किसी वस्तु को घुमाने के लिए, वहां पर हम लोग बल आघूर्ण बोल देते हैं। जहां पर डबल फोर्स अप्लाई होगा वस्तु को घुमाने के लिए, वहां पर हम लोग बल युग्म आघूर्ण बोल देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, अंतर भी एकदम क्लियर हो गया होगा, अब कहीं कंफ्यूजन भी नहीं रहा होगा, ठीक। तो आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं। सरल मशीन, देखिए सरल मशीन क्या होता है। तो मशीन का डिफिनीशन तो आप लोग 3 इडियट मूवी में एकदम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। वहाँ पर क्या था, मशीन का परिभाषा बोला गया था और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सरल मशीन। तो आइए समझते हैं कि सरल मशीन होता क्या है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए, सरल मशीन जो होता है ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल मशीन जो है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बात समझ में आ रही होगी। जो हम लोग का सरल मशीन है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए, मतलब सरल मशीन है क्या। तो सरल मशीन एक ऐसी युक्ति होती है, ठीक, ये क्या है, एक युक्ति है, ठीक। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी बिंदु पर बल लगाकर
किसी बिंदु पर बल लगाकर सफलतापूर्वक कार्य को किया जाता है, ठीक है, या कार्य किया जाता है। तो देखिए सरल मशीन क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी बिंदु पर, किसी निश्चित बिंदु पर या किसी बिंदु पर बल लगाकर सफलतापूर्वक या आसानीपूर्वक कार्य किया जाता है, उसको हम लोग बोल देते हैं सरल मशीन। बात समझ में आ गया? सरल मशीन का एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में देखिए, सरल मशीन का एग्जाम्पल में आपने घिरनी सुना होगा। घिरनी वो हुई जो कुएं से पानी निकालने के लिए यूज होता है, जो गोला सा लगा होता है और रस्सी उस पर आता जाता है। तो हम लोग वहाँ पर कुएं के लिए हम लोग घिरनी नहीं कहते हैं उसको, ठीक है। वही क्या है, वो जो छोटा सा पार्ट होता है तो वहाँ पर हम लोग घिरनी कर देते हैं, तो घिरनी हो जाता है, ठीक है। अब आनत तल देखे होंगे। आनत तल जैसे कोई वस्तु को ऊंचाई पर, मान लीजिए इस ऊंचाई पर या यहाँ पर छत है, ठीक है, यहाँ पर घर का छत है, तो इस पर वस्तु को हम लोग को चढ़ाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आनत तल का यूज करते हैं। इस वस्तु को ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगाकर लेके जाते हैं और यहाँ पर इसको रख देते हैं, तो ये आनत तल हो गया। जो खाली इतना देखिए, ये क्या है हमारा ए बी सी, जो ए बी सी है वो आनत तल है, इसको इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। और एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक सीधी अथवा टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई छड़ होती है, ठीक है, जिसको किसी बिंदु के परितः स्वतंत्र पूर्वक घुमाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उत्तोलक बोल देते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सरल मशीन में उत्तोलक के बारे में हम लोग को सिर्फ पढ़ना है। ये घिरनी और इंक्लाइंड प्लेन के बारे में बाद में पढ़ ले, मतलब इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम लोग उत्तोलक के बारे में पढ़ते हैं। उत्तोलक क्या होता है ये समझे। देखिए सरल मशीन में क्या आता है, पहला हम लोग को जैसे देखिए इसमें तो होता है घिरनी, आनत तल, फिर उत्तोलक होता है, तो हम लोग को सिर्फ पढ़ना है उत्तोलक, ठीक है। तो सरल मशीन में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तोलक। उत्तोलक देखिए ये उत्तोलक होता क्या है, यह एक सीधी अथवा टेढ़ी मेढ़ी छड़ होती है, ठीक है, सीधी अथवा टेढ़ी मेढ़ी या मुड़ी हुई छड़ होती है, जो किसी स्थिर बिंदु के परितः स्वतंत्र पूर्वक घूम सकती है। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट हो जिस पॉइंट के थ्रू ये स्वतंत्र पूर्वक घूम सके, जिस पॉइंट पर ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको उत्तोलक बोल देते हैं, ठीक है। तो उत्तोलक में देखिए जैसे मान लीजिए एक कोई सीधी रॉड है, ठीक है, और यहाँ पर ये कोई जो पॉइंट है, ठीक, इसमें क्या करता है, ये जो छड़ है ये स्वतंत्र पूर्वक ऊपर नीचे घूम सकता है। तो ये जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से उत्तोलक स्वतंत्र पूर्वक घूमता है, ठीक है, घूम सकता है, उसी को हम लोग उस पॉइंट को बोल देते हैं आलंब। आलंब, ठीक है। जिस पॉइंट, जिस स्थिर बिंदु के परितः उत्तोलक हमारा स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, उसी स्थिर बिंदु को हम लोग क्या बोल देते हैं, आलंब कह देते हैं। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या किए कि हम लोग यहाँ पर एक कोई भार रख दिए, ठीक है। जिस तरफ हम लोग वस्तु को या किसी वस्तु को जो भार है, जो जहाँ भार कार्य करता है, ठीक है, उसको हम लोग उसका भार बोल देते हैं, ठीक। उत्तोलक पर वो स्थान भार में उसका जनरेशन हो जाता है। और जिस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर भार हो गया, ठीक। अब इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, जो बल लगाते हैं, वो कहलाता है आयास। आयास, ठीक। तो उत्तोलक में 3 पॉइंट हो गया। आलंब हो गया। आलंब क्या होता है, जिस पर ये उत्तोलक स्वतंत्र, जिस पॉइंट पर, जिस स्थिर बिंदु पर ये उत्तोलक स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, उसको हम लोग बोल देते हैं आलंब, ठीक है। और जिस पर वस्तु का भार होता है, जिस स्थान पर उत्तोलक के जिस स्थान पर
वस्तु का भार होता है वहाँ पर हम लोग भार बोल देते हैं, और जिस पर हम लोग बल लगाते हैं वो आयास कहलाता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हम लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गई बात। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं। अब देखिए उत्तोलक में जो सिद्धांत यूज होता है, उत्तोलक का जो सिद्धांत है वो क्या है। उत्तोलक का सिद्धांत ये है कि जब ये संतुलन की अवस्था में हो, मतलब भार लगाकर हम लोग, जैसे भार पर जो यहाँ भार था उस पर हम लोग क्या किए, आयास बल लगाकर उसको संतुलित अवस्था में कर दिए, मतलब ना ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा है। अब ये क्या है, इस पॉइंट पर एकदम संतुलित है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो ये संतुलन की स्थिति कहलाती है। और संतुलन की स्थिति तब होती है जब देखिए यहाँ से ये आलम्ब है हम लोग का, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इधर बी है और इधर सी है। ठीक है, तो जहाँ पर भार लटकाया जाता है उसको भार कह देते हैं, और उस आलम्ब से भार की भुजा को वो भार भुजा कहलाती है। बात समझ में आया। तो यहाँ देखिए ये भार लटकाए, अब इधर भार लटका दीजिएगा, उधर आयास रख दीजिएगा, तो इधर का भार भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर भार हम लोग लटकाए या रखे हुए हैं, आलम्ब से भार तक के, यहाँ जो भार है, जो भार तक की लंबाई है वो ये वाली क्या है, इसको हम लोग कह देते हैं भार भुजा, भार भुजा। बात समझ में आया। जो भार रखे हैं वो आलम्ब से जितनी दूर पर है, जितनी दूर पर भुजा रखी है उसको, जितनी दूर पर वस्तु रखी है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, भार की भुजा। तो ये जो देखिए, या इधर देख लीजिए, ए बी जो है वो भार भुजा हो गया। ठीक है, भार यहाँ पर है। अब देखिए आयास भुजा, ये जो है आयास भुजा है, आयास भुजा। आयास भुजा क्या है, ए और सी है। बात समझ में आ गया। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होता है, भार गुणे भार भुजा, आयास गुणे आयास भुजा बराबर होते हैं। देखिए अब ये संतुलन की स्थिति में है, तो इसमें क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होने पर भार गुणे भार भुजा बराबर आयास गुणे आयास भुजा, तभी ना ये संतुलित हैं। ठीक है, या कोई भी भुजा छोटा बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पर संतुलित नहीं होगा। ठीक, मतलब आलम्ब को मान लीजिए हम लोग इधर कर दिए तो संतुलित उसको करना पड़ेगा, भार ज़्यादा बढ़ाकर वैसे संतुलित करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे इस सिचुएशन में जब संतुलन की अवस्था में है तो हम लोग कह देते हैं कि भार इंटू भार भुजा, आयास इंटू आयास भुजा दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख देते हैं उत्तोलक का सिद्धांत किस कार्य पर करता है। तो देखिए भार इंटू भार भुजा बराबर संतुलन की अवस्था में आयास इंटू आयास भुजा। ठीक, भार इंटू भार भुजा बराबर होगा संतुलन की अवस्था में आयास इंटू आयास भुजा के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये भी और ये भी एक तरीके का बल है, तो दोनों बल को एक साइड कर लेते हैं और भुजा को एक साइड कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, भार बटे में ये क्या है, आयास, आयास को इधर लाए हैं बराबर आयास भुजा बटे में भार भुजा। बात समझ में आ रही है। और इसी को हम लोग कह देते हैं यांत्रिक लाभ, उस उत्तोलक का यांत्रिक लाभ। ठीक है, यांत्रिक लाभ। देखिए यांत्रिक लाभ बराबर यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, भार बटे में आयास बराबर आयास भुजा बटे में भार भुजा।
यांत्रिक लाभ को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए बराबर यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, भार बटे में आयास और आयास भुजा बटे में भार भुजा, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या कहलाता है, यांत्रिक लाभ, इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक। तो अब देखिए हम लोग सुने होंगे, अभी लोग सुने होंगे कि जो प्रथम वर्ग के या द्वितीय वर्ग के उत्तोलक या तृतीय वर्ग के उत्तोलक हैं उनका यांत्रिक लाभ 1 है, 1 से कम है, 1 या 1 से अधिक है, ऐसा सुने होंगे। तो यही होता है यांत्रिक लाभ। अब हम एक एक प्रकार के उत्तोलक आप लोग को बताएंगे उसमें, और उसमें यांत्रिक लाभ समझाएंगे कि कैसे क्यों बड़ा है ये, और कैसे 1 है, कैसे 1 से अधिक है, और कैसे 1 से कम होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, यांत्रिक लाभ बराबर, यदि भार रखते हैं ऊपर, ठीक है, देखिए भार बटे में आयास, तो यहाँ पर जो होगा वो बराबर में आयास की भुजा होगी, जो इसकी भुजा होगी आयास की भुजा बटे में भार की भुजा होगी। बात समझ में आ गया? तो इसको रब कर लेते हैं और फिर प्रथम वर्ग के उत्तोलक को समझते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं प्रथम वर्ग के उत्तोलक को। देखिए उत्तोलक में हम लोग प्रथम वर्ग के उत्तोलक को समझेंगे कि प्रथम वर्ग का उत्तोलक क्या होता है। प्रथम वर्ग का उत्तोलक, ठीक है। प्रथम वर्ग का उत्तोलक क्या होता है, देखिए प्रथम वर्ग के उत्तोलक में, या थोड़ा सा अपना पेन बदल लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब जो होता है वो बीच में होता है, और यहाँ पर भार होता है, यहाँ पर आयास होता है। ये क्या है, आलंब है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब जो होता है वो भार और आयास के बीच में होता है, ठीक। तो आलंब क्या होता है, जिस पर यह स्वतंत्र पूर्वक ऊपर नीचे घूम सकता है, उसको आलंब बोल देते हैं। और जिधर भार रखते हैं उसको भार कर देते हैं, और जिधर रहता है, जिस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, उसको आयास बोल देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में अब देखिए प्रथम वर्ग के उत्तोलक का हम लोग परिभाषा देना चाहे तो ऐसा उत्तोलक जिसमें आलंब भार और आयास के बीच में होता है, उसको हम लोग प्रथम वर्ग का उत्तोलक कहते हैं, ठीक है। अब प्रथम वर्ग के उत्तोलक में एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में कैंची आपने देखा होगा, प्लास आपने देखा होगा, तो समझते हैं कि कैंची में कैसे कहाँ है, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझा देते हैं, और उससे रिलेटेड जितना भी एग्जाम्पल होगा, यदि आप वो इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेटर्स देखे होंगे तो वहाँ से आप बता सकते हैं कि ये प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, या द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है, या तृतीय वर्ग का उत्तोलक है, ठीक है। तो आइए समझते हैं पहले। जैसे देखिए हम लोग सभी लोग कैंची देखे होंगे, सभी लोग कैंची देखे होंगे, सभी के यहाँ कैंची होगा भी। सभी के यहाँ कैंची ऐसे ही होगा, ठीक है। इस पर एक पॉइंट होता है, ठीक, जिस पर ये स्वतंत्र पूर्वक घूमता है। तो जहां पर ये स्वतंत्र पूर्वक घूमेगा, ऊपर नीचे करेगा, उसको हम लोग बोल देते हैं आलंब, आलंब, ठीक है। और जिधर हम लोग कपड़ा रखते हैं या कोई भी कागज रखते हैं वहां भार रखते हैं, तो यहां पर बोल देते हैं ये भार। और जिधर से हम लोग फोर्स लगाते हैं उसको बोल देते हैं आयास, ठीक है। तो ये हो गया आयास। इसका मतलब इसको हम देखना चाहें कि ये किस वर्ग के उत्तोलक का है,
एग्जाम्पल तो हम लोग देखेंगे कि आलम्ब बीच में है, भार इधर है और आयास इधर है। तो आलम्ब जब बीच में होता है, आलम्ब जब बीच में होता है तो हम लोग उसको कह देते हैं कि ये प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जैसे प्रथम वर्ग का उत्तोलक है तो ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए आलम्ब हो गया, आलम्ब, इधर क्या हो गया भार, इधर क्या हो गया आयास। ठीक, ये हो गया हम लोग का। तो देखिए जैसे ही आलम्ब हम लोग इधर उधर घिसकाएंगे तो उसमें देखिए हम लोग यांत्रिक लाभ बराबर ए बराबर पढ़े थे। यांत्रिक लाभ ए बराबर क्या होता है, भार बटे में आयास बराबर आयास भुजा बटे में भार भुजा। ठीक है, यांत्रिक लाभ हम लोग यही पढ़े थे। अब देखिए, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, तो देखिए जब आयास की भुजा, जब मान लीजिए आलम्ब इधर कर देते हैं तो आयास की भुजा बड़ी हो जाएगी, मतलब ए पॉइंट इस पर चला आएगा तो आयास की भुजा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो जो यांत्रिक लाभ है जब ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा रहेगा तो यांत्रिक लाभ एक से अधिक हो जाएगा। और इसको आलम्ब को जब हम यहाँ पर कर दे, इस पॉइंट पर कर दे, तो क्या होगा, भार भुजा बड़ी हो जाएगी। वेट मान लीजिए जितना लगाए हैं संतुलन में है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या किए, जब हम लोग का भार भुजा बड़ी हो जाएगी, जब इस आलम्ब को उठाकर यहाँ पर ऐसे लगा देंगे तो इसमें क्या होगा कि भार भुजा बड़ी हो जाएगी, तो इसका यांत्रिक लाभ एक से कम होता है। ठीक है, एक से कम हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि प्रथम वर्ग का जो उत्तोलक है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ जो है, ए से डिनोट करते हैं ना, यांत्रिक लाभ जो है वो एक से अधिक या एक से कम होता है। देखिए इसमें क्या है कि यांत्रिक लाभ एक से अधिक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग कह देते हैं कि प्रथम वर्ग का उत्तोलक वह उत्तोलक होता है जिसमें आलम्ब भार और आयास के बीच में होता है, जिसका यांत्रिक लाभ एक से अधिक या एक से कम भी होता है। तो उसको हम लोग कह देते हैं कि वो प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। आलम्ब ये है। ठीक, आलम्ब क्या होता है, जिस बिंदु पर वो उत्तोलक स्वतंत्र पूर्वक घूम सकता है उसको हम लोग उस पॉइंट पर आलम्ब बोल देते हैं। और जहाँ पर भार होता है, जहाँ पर भार वस्तु को रखा जाता है उसको हम लोग भार बोल देते हैं। और जिस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, जिस पर हम लोग बल लगा कर कार्य करते हैं उसको हम लोग आयास बोल देते हैं। तो प्रथम वर्ग का उत्तोलक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक पढ़ते हैं। ठीक, तो इसको रफ कर लेते हैं। देखिए द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक कैसा होता है पहले ये समझ ले। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में हम लोग देखें कि जो आलम्ब है वो बीच में होता है। अब द्वितीय वर्ग का उत्तोलक वो होता है जिसमें भार बीच में होता है। ठीक है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक वह उत्तोलक होता है जिसमें भार बीच में होता है। ठीक, तो आइए समझते हैं। ये मान लीजिए हम लोग का कोई उत्तोलक है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या किए, आलम्ब कर दिए। आलम्ब
यहाँ पर भार और यहाँ पर आयास कर दिए। ठीक है, तो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक क्या होता है? ऐसा उत्तोलक जिसमें भार आयास और आलंब के बीच में हो, उसे हम लोग द्वितीय वर्ग का उत्तोलक बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए द्वितीय वर्ग ये हो गया, द्वितीय वर्ग में आ गया, तो इसका एग्जाम्पल द्वितीय वर्ग में उत्तोलक का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का एग्जाम्पल जैसे नींबू निचोड़ने वाली मशीन या तो सरौता, आप सभी लोगों ने देखा होगा, तो नींबू निचोड़ने वाली मशीन का ही एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है, देखिए देखिए नींबू निचोड़ने वाली मशीन ऐसी ही होती है। अब हमको एकदम फिगर तो क्लियरिटी नहीं बनाने आ रहा है, ठीक है, समझ लीजिए, खाली समझने के लिए बस। क्या करते हैं हम लोग, नींबू इसमें रखते हैं, इस पॉइंट पर नींबू रखते हैं और ऐसे दबा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये क्या होता है? आलंब होता है, आलंब। ठीक है, और यहाँ पर भार होता है, जो नींबू हम लोग रखते हैं यहाँ पर भार होता है और यहाँ पर आयास होता है। देखिए ये द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है, तो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक वह उत्तोलक होगा जिसमें भार बीच में होगा। तो क्या किए, यहाँ पर नींबू रख दिए, ये आलंब है। अब देखिए इसको ऊपर उठाइएगा तो यहीं से ये घूमना होगा, जो स्वतंत्र पूर्वक से जहाँ घूमता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आलंब बोल देते हैं। और जहाँ पर वस्तु का भार रखते हैं उसको भार बोल देते हैं, और जहाँ पर हम लोग बल लगाकर उसको कार्य करते हैं उसको आयास बोलते हैं। मतलब हम लोग ऐसे दबाएंगे तो यहाँ से नींबू का हमको रस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं यांत्रिक लाभ। ठीक, तो यांत्रिक लाभ ए है, ए बराबर हम लोग जानते हैं भार बटे में आयास बराबर आयास भुजा बटे में भार भुजा। ठीक है, तो देखिए आयास भुजा बटे में भार भुजा है, तो अब भार भुजा जो हम लोग के पास है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसमें आयास भुजा बड़ी है कि भार भुजा बड़ी है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट है ए बी सी। तो इसमें हम लोग देखें कि जो आयास भुजा है और भार भुजा है उसमें कौन सी बड़ी है। यदि देखिए भार में ये आगे पीछे होगा तो यहाँ से हम लोग भार से कंपेयर कर लेंगे, और भुजा से कंपेयरिंग है तो यहाँ से देख लेंगे। यहाँ से देखिए जो आयास भुजा है, आयास भुजा यहाँ से ए से सी तक है, मतलब ए से सी है, और भार भुजा जो है, भार भुजा यहाँ से ए से बी है, ए से बी, मतलब जो भार भुजा छोटी है, ठीक है, और आयास भुजा बड़ी है। तो इसका मतलब इसको हम लोग वैल्यू निकालेंगे ए का, तो वो ए क्या आएगा? एक से अधिक आएगा। ठीक ना, हमेशा एक से अधिक आएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि द्वितीय वर्ग का उत्तोलक जो होता है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ ए जो है सदैव एक से अधिक होता है, सदैव एक से अधिक होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक समझ में बिल्कुल एकदम तरीके से आ गया होगा। जैसे सरौता होता है, ठीक, सरौता में क्या करते हैं, बीच में हम लोग भार रखते हैं और इधर आलंब होता है, इधर से आयास लगाकर सुपारी उपारी को काटने वाला जो पान वाली दुकान पर होते हैं ना, वही सरौता रखते हैं। ठीक है, या वैसे देखे होंगे
जब मार्केट में आप निकलते हैं तो अचार का समय जब आता है तो वो क्या करता है कि आम को नीचे से ऐसे वो रखा रहता है बना के, आम ऐसे लगाता है, भार बीच में रहता है, आयास ऐसे बगल में, वो उधर से आलम्ब होता है, ठीक है। तो वो काटता है आम वाला, आम काटने वाली मशीन से, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो सब क्या है, एग्जाम्पल द्वितीय वर्ग के उत्तोलक है। और उसमें एक पहिए वाला जो कूड़ा ढोने वाली होती है, उसमें भी क्या है, वो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। जो कूड़ा होता है वो बीच में होता है, आलम्ब जो पहिए के पास होता है, और आयास जहाँ से हम लोग खींचते हैं उसको। तो वो क्या है, ये सब हम लोग का द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गया। अब तृतीय वर्ग के उत्तोलक में चलते हैं, ठीक। तो देखिए तृतीय वर्ग का उत्तोलक क्या होता है। यहाँ तृतीय वर्ग का उत्तोलक कर देते हैं। तृतीय वर्ग का उत्तोलक, देखिए तृतीय वर्ग का उत्तोलक क्या होता है। तृतीय वर्ग के उत्तोलक में हम लोग क्या समझते हैं, देखिए हम लोग का आलम्ब बीच में हो गया, भार बीच में हो गया। अब किसकी बारी है, आयास की बारी है कि आयास अब बीच में हो जाएगा तो तृतीय वर्ग का उत्तोलक हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करें, हम लोग आलम्ब यहाँ पर रख देते हैं। अब बीच में कौन आएगा, आयास आएगा, ठीक। बीच में कौन आएगा, आयास आएगा। उसके बाद क्या आएगा, भार आएगा। तो भार हो गया, आयास और आलम्ब। देखिए तृतीय वर्ग का उत्तोलक वह उत्तोलक होता है जिसमें आयास बीच में होता है और आलम्ब, मतलब आयास जो होता है वो भार और आलम्ब के बीच में होता है। तो ऐसे वर्ग के उत्तोलक को हम लोग कह देते हैं कि ये तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। बात समझ में आ गया। देखिए आयास जहां पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में चिमटा सबके घर होगा। चिमटा का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है तृतीय वर्ग के उत्तोलक का। वैसे तो हम लोग का हाथ, कोहनी तक का हाथ है जो, वो भी तृतीय वर्ग के उत्तोलक में है, ठीक है। स्टेपलर जो होता है, स्टेपलर भी क्या है, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आता है। तो हम लोग चिमटा का एग्जाम्पल से बस बात समझ लेते हैं। एग्जाम्पल तो देखिए चिमटा कैसा होता है, सबके यहाँ चिमटा इसी प्रकार का होगा। ऐसा ही होता होगा चिमटा सबके पास। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से क्या है, ये हम लोग का आलम्ब है, ये क्या है, आलम्ब, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग को रोटी पकड़ना हुआ तो रोटी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, भार पकड़ लेते हैं, भार। और हम लोग फोर्स कहाँ से लगाते हैं, इस बीच में से ऐसे ऐसे इसको दबाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आयास लगा देते हैं, ठीक। बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए आयास हम लोग का क्या है, बीच में है, भार और आलम्ब किनारे किनारे हैं। तो तृतीय वर्ग का उत्तोलक वह उत्तोलक होता है जिसमें आयास भार और आलम्ब के बीच में हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तृतीय वर्ग का उत्तोलक। अब आइए इसका यांत्रिक लाभ देख लेते हैं। यांत्रिक लाभ ए बराबर, देखिए वही परिभाषा, भार बटे में आयास, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं आयास, आयास भुजा बटे में भार भुजा, ठीक। आयास भुजा बटे में भार भुजा। अब यहाँ पर समझिए, मान लीजिए देखिए ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब हम लोग यांत्रिक लाभ देखना चाहें, ए क्या है हम लोग का, यांत्रिक लाभ है। यांत्रिक लाभ देखना चाहे तो इसमें आयास की भुजा, आयास की भुजा देखिए ए और बी है, आयास की भुजा ए बी बटे में। भार की भुजा देखना चाहे तो भार की भुजा यहाँ से यहाँ तक है, मतलब ए सी। इस फिगर में हम लोग ये देख रहे हैं
कि जो AC है वो AB से बड़ी है। ठीक, तो इसमें जो हम लोग बड़ी संख्या से किसी संख्या को भाग देंगे तो उसका वैल्यू छोटा आएगा। मतलब तो ये क्या हो गया, इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। देखिए जो तृतीय वर्ग का उत्तोलक होता है, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो आशा करता हूं कि इन सब उत्तोलक के बारे में आप लोग के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, यदि रहा होगा तो अब समाप्त हो गया होगा। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुंच पाए। धन्यवाद।